नमस्कार। मैं आपके साथ रितेश राय आपका 1 टू मोर क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एनसीईआरटी क्लास 6 की अध्याय 1। अब आगे की सीरीज में हम देखेंगे अध्याय 2, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो आइए इन एनसीईआरटी की सीरीज में हम लोग अपना दूसरा अध्याय देखते हैं। तो जो इस अध्याय का शीर्षक है वह है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इस अध्याय का शुरुआत हम तुषार की रेल यात्रा से शुरू करते हैं। तो शुरू करिए। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी ने उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू किया था। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं, तो क्या वे यात्रा नहीं किया करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? तो ऐसा नहीं है। आइए समझते हैं कि लोग पहले यात्राएं किस प्रकार से करते थे। देखिए, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमा करते थे? क्या आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो आइए जानते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। देखिए, पिछले अध्याय में हम लोगों ने जाना कि नर्मदा नदी के किनारे किस प्रकार से नगरों का विकास हुआ था। 1 लाख साल पहले किस प्रकार से नर्मदा नदी के तट पर लोग रहा करते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर 20 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। आज हम उन आखेट खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप लोग समझें। जो उस समय उपमहाद्वीप में 20 साल पहले रहा करते थे जो मानव, उन्हें हम आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। क्यों इस नाम से जानते हैं, आइए वो भी समझते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से वो आखेटक यानी शिकारी थे, किस प्रकार से वह जानवरों का शिकार करते थे, उसी के आधार पर उनका नामकरण भी किया गया है। आइए आगे पढ़ते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण, देखिए, वह क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमा करते थे। अब इस बात के बारे में हम जानेंगे, इसकी जानकारी हम हासिल करेंगे। देखिए, समझते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। इसका अर्थ समझिए आप लोग। देखिए, इसमें स्पष्ट किया जा रहा है कि अगर वे जो मानव है वह एक ही स्थान पर निवास करते तो वहाँ पे जो जानवर थे उनको तो वो रोज पकड़ते थे, खाते थे, शिकार करते थे। ठीक है, वहाँ के फलों, पेड़ पौधों को खाया करते थे, जिसके कारण कभी ना कभी तो वो समाप्त हो जाते, जिसके कारण वह एक स्थान पर रुकते नहीं थे। कि शायद की बात किया गया। देखिए, यह एकमात्र कल्पना मात्र है। लोगों का विचार है। इतिहास को जानने का जो आधार है वो कल्पना भी हो सकता है। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, अभी इसके आगे कई ऐसे तरह के दिया रहेंगे। ये देखिए, हो सकता है ये बात यहाँ पर लिखा रहा होगा। ठीक है, जगहों पर जाना पड़ता था। देखिए, कहाँ से पहुँचे, खाकर समाप्त करे थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए
या फिर हिरन और मवेशी और हिरन एक जानवर है, ठीक है, अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ठीक है। जंगलों में जब घास खत्म हो जाती थी तो हिरन लोग जो है अपना चारा यानी घास ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण किया करते थे यानी जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए जो मानव भी उनके पीछे पीछे जाया करते रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, जाया करते होंगे। यहाँ पर कन्फर्म ये बात नहीं बताया कि जाया करते ही थे, ठीक है, यह एक कल्पना होता है, ठीक है, क्योंकि उस समय तो हम लोग भी जो ये बुक लिखा है वो भी उस समय तो जन्म लिए नहीं थे, इसलिए उनका एक कल्पना मात्र है। जो इतिहासकार इसके बारे में पता लगाए हैं उनका एक कल्पना है, ठीक है, कई साक्ष्यों को आधार रखते हुए एक कल्पना करते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। उस समय तो हैंडपंप था नहीं, तो क्या मानव बिना पानी के जीते? नहीं जीते। मानव की क्या बात करते हैं, जितने जीवित लोग हैं कोई भी बिना पानी के नहीं रह सकता, कोई भी जानवर भी नहीं रह सकता, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि वो पानी के तलाश में यहाँ से वहाँ जाते होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आरंभिक मानव तो आप लोग समझ गए होंगे कि वह किस लिए इधर उधर भ्रमण करते थे, किस लिए वह इधर उधर घूमते होंगे। आइए आगे की बात समझते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आरंभिक यानी प्राचीन काल में जो मानव थे उन लोगों के बारे में हमें किस प्रकार से जानकारी मिलती है, आइए उसे भी समझते हैं। पुरातत्वविदों को ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक में किया करते थे। आखेटक यानी जो शिकारी थे उस समय के जो हमारे मानव जो थे, आखेटक खाद्य संग्राहक, जिसको हमारे जो आरंभिक मानव थे उनको कहा जाता है। जैसे कि पीछे स्पष्ट किया गया है क्यों इस नाम से हमारे आरंभिक मानव को बुलाया जाता था, ठीक है, क्योंकि वो शिकार करते थे, खाद्य संग्रह भोजन की तलाश में भोजन का संग्रह करने के लिए वो किया करते थे, शिकार किया करते थे, इसलिए उसका यह नामकरण हुआ है। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बार जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो समझें आप लोग। आइए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। इस चित्र में आपको कुछ स्पष्ट हो रहा है? देखिए इस चित्र को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला इस चित्र को आप लोग देखिए, इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए। जैसा कि इस चित्र से आपको क्या स्पष्ट होता है ये यहाँ पे बताया गया है। आइए, पत्थर के औजारों का उपयोग बायां यानी ये इस चित्र की बात कर रहा है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। देखिए इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक, किस औजार का उपयोग? इस औजार के माध्यम से मिट्टी को खना जा रहा है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। और दाएं चित्र की बात करते हैं। एक बार दाएं चित्र को आप लोग फिर से देखिए, इससे आपको क्या स्पष्ट होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। यानी ऐसे इस तरह का पत्थर आपने देखा, और इस तरह का पत्थर अब आप लोग देखिए। ठीक है, इस तरह का पत्थर का उपयोग जो है जानवरों की खाल को सिलने के लिए, शायद वो लोग वस्त्र का निर्माण करते हैं अपने लिए पहनने योग्य वस्त्र का निर्माण करने के लिए जो जानवरों का खाल है उसको हो सकता है ये लोग सिल रहे हों।
ठीक है, तो आपको पता चला। आइए आगे देखते हैं। आगे आगे है रहने की जगह निर्धारित करना। ठीक है, किन स्थानों पे वो लोग रहते थे। मानचित्र 2 को देखो, आपका काम है इस मानचित्र को आप देखिए। ठीक है, अगर आप लोग बुक लिए हैं तो आप लोगों के सामने होगा, नहीं होगा तो फिर भी मैं आपको एक बार इसको दिखाता हूँ। ठीक है, आपने इसको ध्यान से देखा। आइए पढ़ते हैं। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखेट खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो लाल त्रिकोण से यहाँ पर दर्शाया गया है। लाल त्रिकोण से यानी क्या, ये हम लोग समझते हैं। जैसे कि लाल त्रिकोण, देखिए त्रिकोण यानी कि त्रिभुज की बात है कर रहा। देखिए यहाँ पे ये लाल त्रिकोण इस तरह से। देखिए कुरनूल गुफाएं यानी यहाँ पे पाई गई होंगी। ठीक है, ये देखिए हुड्सकी यहाँ पाई गई होगी। और देखते हैं लाल त्रिकोण वाले स्थान, यहाँ देखिए ये भीमबेटका यानी यहाँ पर भी वो लोग पाए गए होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग के पास अगर मानचित्र होगा तो आप लोग अच्छे से और भी स्थानों का पता लगा सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थानों को ही चिन्हित किया गया है। कई पुरास्थल नदियाँ और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ठीक है, यानी मानचित्र में उन सारे स्थानों को नहीं बताया गया है जहाँ पर वो लोग रहते थे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को ही बताया गया। मानचित्र को आइए समझते हैं। मानचित्र के नीचे ये देखिए, ये जो त्रिकोण जैसी संरचना है वो बता रहा है पूरा प्रसारिक पूरा स्थल। ठीक है, पूरा प्रसारिक पूरा स्थल। फिर ये देखिए, ये जो वर्ग के आकार का है वो हमें बता रहा है नव प्रसारिक पूरा स्थल। फिर वृत्त के आकार का जो ये है ये बता रहा है महाप्रसारिक पूरा स्थल। फिर ये इस प्रकार से जो संरचना है वो आरंभिक गांव के बारे में बता रहा है। फिर ये स्टार वाली संरचना हमको आधुनिक नगर के बारे में बता रहा है। तो पूरा प्रसारिक पूरा स्थल क्या है, नव प्रसारिक पूरा स्थल क्या है, इसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। पूरा देखिए, पूरा का अर्थ होता है प्राचीन यानी सबसे प्राचीन। अब प्रसारिक का अर्थ यहाँ से जो है ये प्रसार यानी कि पत्थर से निकला है। ठीक है, पूरा प्रसारिक यानी सबसे प्राचीन काल में। ठीक है, जो लोग रहते थे उनको पूरा प्रसारिक लोग कहते थे, और उस समय का जो स्थल है वहाँ का जो स्थान था उसको पूरा प्रसारिक स्थल कहा गया। ठीक है, पूरा स्थल। ठीक है, उसके बाद कुछ उन लोगों में सुधार हुआ। वहाँ के जो मानव थे उनको पूरा प्रसारिक मानव कहा जाने लगा, क्योंकि वो सबसे प्रारंभिक मानव थे। सबसे प्रारंभिक मानव यानी कि जो हम लोगों ने अध्याय के सबसे पहले पढ़ा 20 लाख साल पहले, तो 20 लाख साल पहले जो थे उनको हम लोग पूरा प्रसारिक मानव कहें। उसके आगे उन लोगों में कुछ सुधार हुआ तो उनको नव प्रसारिक कहें, जिसमें देखिए आप लोग जानते हैं पत्थरों में कुछ सुधार होने लगा, पत्थरों को उन लोग नुकीला बनाने लगे। ठीक है, उसका महाप्रसारिक कहा यानी कि और भी उनमें सुधार हुआ, जैसे कि वो लोग नए नए औजार बनाने लगे। ठीक है, फिर आरंभिक नगर आए। ठीक है, आरंभिक नगरों के बाद हमारे आधुनिक नगर आए। आधुनिक नगर के यानी कि वर्तमान में जो हमारे नगर चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि दिल्ली लिया जाए, मुंबई लिया जाए। ठीक है, स्टार वाली संरचना ये देखिए, जहाँ पर इस मानचित्र में स्टार बना है वो आधुनिक नगर है। आइए देखते हैं मानचित्र में ऐसा कौन सा स्थान है। देखिए ये मुंबई, देखिए स्टार बना, ये हमारा आधुनिक नगर है। ठीक है, ये देख लेते हैं आगे। ये आरंभिक गांव की बात किया है। आरंभिक गांव यानी ऐसा एक चिन्ह, देखिए ऐसा एक चिन्ह। ठीक है, ये देखिए इनाम गांव, ये आरंभिक नगर है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको जान सकते हैं। ये देखिए इसमें मानचित्र के माध्यम से नर्मदा नदी को देख रहे हैं, ताप्ती नदी को देख रहे हैं, गोदावरी नदी को देख रहे हैं। ठीक है, कृष्णा नदी को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से मानचित्र को आपको भी पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि इस मानचित्र में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, आइए इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। अब देखिए, पत्थरों के तलाश में भी लोग जाया करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे। ये देखिए ये क्या कह रहा है, यह एक चित्र आपके सामने स्पष्ट है। अब बताइए इस चित्र से, देखिए शैल चित्रकला, इनमें हमें क्या पता चलता है? आप लोग सोचिए, इस चित्र के माध्यम से आप लोग को क्या पता चल रहा है? देखिए मुझको तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये कोई जानवर है और ये भाग रहा है और ये आरंभिक मानव है। ठीक है, जो इसका शिकार कर रहे हैं। क्या आपको भी यही लग रहा है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो यही इसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, आइए ये कुछ चित्र है, इन चित्रों को देखिए। इन चित्रों से आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर जो समझ में आ रहा है उसको ज़रूर आप लोग बताइए। ठीक है,
आगे हम लोग चलते हैं। ये पूरा स्थल की बात आपको बताया गया कि पूरा स्थल क्या है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। पूरा स्थल देखिए, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। इतना आप लोग समझे। यानी पूरा स्थल वह स्थान है जहाँ औजारों, बर्तनों और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले, उसको पूरा स्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है, यानी अगले अध्याय का आप लोग इंतजार करिए, वहाँ पे आपको पुरास्थल के बारे में ही बताया जाएगा। आइए देखते हैं आग की खोज। आप समझते हैं कि आग की खोज किस प्रकार से हुई होगी। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। देखिए मानचित्र में आप लोग जाइए, मैंने आपको मानचित्र को पढ़ना समझा दिया है, आप उसमें आसानी से ढूंढ सकते हैं। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। देखिए आपसे अगर कोई प्रश्न पूछे कि राख के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए कि कुरनूल से। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। देखिए इस चीज़ से हमें पता चल गया कि उस समय जब आग के अवशेष, राख के अवशेष मिल गए हैं। ठीक है, राख के अवशेष जैसे कि अनाज जब जल जाया करते थे, अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अनाज जल जाया करते थे और उनके अवशेष मिल जाते थे। ठीक है, तो उस अवशेष के माध्यम से, जो उस राख के माध्यम से ही वो लोग आरंभिक मानव का पता लगा लिए। उस राख के माध्यम से पता लगा लिए कि वह राख कितनी पुरानी है। सोचिए, एक राख के माध्यम से वो लोग पता लगा लिए कि यह राख कितने साल वर्ष पुरानी है। लगभग 20 लाख वर्ष पुरानी राख से उन लोग पता लगा ले रहे हैं। सोचिए, आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा। जैसे किया गया होगा यानी फिर ये कल्पना कर रहे हैं। देखिए जैसे कि प्रकाश के लिए, यानी प्रकाश के उपयोग किया गया होगा, मांस भूनने के लिए यानी मांस को पकाने के लिए, और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए, जैसे कि शेर, बाघ, चीते, इन जैसे खतरनाक जो जंगली जानवर थे जो कि शिकार भी किया करते थे, जो केवल घास फूस के सहारे नहीं रहते थे, उन लोग को दूर भगाने के लिए आग का इस्तेमाल किया गया होगा। जैसा कि आप लोग को पता भी है कि शेर आग से डरते हैं। शेर क्या, सारे जंगली जानवर आग से डरते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये नाम और तिथियां हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरा प्रसारण काल क्या है, महाप्रसारण काल क्या है, ये सारी बातों को बताया गया है, जैसा कि मैं आप लोग को ऊपर समझा चुका हूँ। तो इसको पढ़ने का मतलब है कि हम लोग अपना टाइम ही मात्र खराब कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग, अगर आप लोग के पास पुस्तक है, किताब है, तो आप लोग एक बार इसको जरूर पढ़िएगा। आइए आगे हम देखते हैं। बदलती जलवायु। देखिए बदलती जलवायु को हम लोग समझते हैं कि जलवायु किस प्रकार से परिवर्तित होने लगी। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव हैं। कितने वर्ष पहले? 12,000 साल पहले। ठीक है, और गर्मी बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़ बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ठीक है, आपको समझ में आया? आगे देखिए, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी उनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। ठीक है, आप लोग समझे कि यानी कि 12,000 साल पहले इन लोगों ने मछलियों को भी खाना शुरू कर दिया था। शायद इसके पहले वो लोग मछलियाँ नहीं खाते थे, वो लोग जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, लेकिन इस समय वो लोग मछलियाँ खाना भी शुरू कर दिए एवं पशुओं को जो है पालतू बनाना भी शुरू कर दिए। आइए अब देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार से हुई। पशुपालन यानी कि वह लोग कब से पशुओं को चिल्लाना शुरू कर दिए, पशुओं को कब से वो लोग पालना शुरू कर दिए, आइए समझते हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे
कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। देखिए, इसमें सारी बातें मात्र कल्पना मात्र है, यानी वो कल्पना, ऐसा नहीं है कि ये अगर कल्पना कर रहे हैं तो ये गलत ही हो। देखिए, उस समय ये लोग उपस्थित तो थे नहीं उस समय के, ठीक है, 20 लाख साल पहले हम लोग तो थे नहीं, इसलिए हम लोग साक्ष्यों के आधार पर एकमात्र कल्पना कर सकते हैं, एकमात्र विचार कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को दिल्ली के बारे में अगर मान लीजिए बताया गया हो, आप दिल्ली कभी नहीं गए हैं, तो आप दिल्ली का एकमात्र कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली के लोग ऐसे होंगे, दिल्ली में बहुत ज़्यादा भीड़ होती होगी, आप लोग एकमात्र कल्पना कर रहे होंगे। तो यही एक कल्पना है। तो इसका ये तो अर्थ नहीं हुआ कि आप लोगों ने कहा कि दिल्ली में बहुत भीड़ होता होगा तो ये आप कल्पना किए, तो यह बात सही नहीं होगी। यह बात सही भी तो हो सकती है, दिल्ली में भीड़ ज़्यादा हो सकता है, दिल्ली में ज़्यादा जनसंख्या हो सकती है। आइए आगे देखते हैं। तो आपको पता चला कि किस प्रकार से लोग कृषक बन गए होंगे। कृषक का अर्थ है किसान, यानी कि वो लोग कृषि करना प्रारंभ कर दिए होंगे। किस प्रकार से वो लोग प्रारंभ किए ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। कुत्ते का जंगली पूर्वज यानी कुत्ता ही था। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जिसको हम लोग पालतू बनाए वो कौन सा जानवर था? कुत्ता था। क्या आप लोग बता सकते हैं कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? सोचिए, लेकिन सोचने से पहले आप लोग देखिए, फिर से पढ़िए, बाद में आप लोग सोचिएगा अच्छे से। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से उनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। समझे आप लोग? आइए देखिए, ये बोला है क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? देखिए, सेम प्रश्न वही पूछा है। ठीक है, आपको पता है कि सबसे पहले कुत्तों को ही क्यों बनाया गया? छोटा सा एक मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुत्ते भी मांसाहारी होते थे। ठीक है, जब मनुष्य क्या होता था, जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है, तो कुत्ते या खुद मांसाहारी होने की वजह से उन जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खदेड़ने में सहायता प्रदान करते थे। ठीक है, और ऐसे बहुत से कार्य करते, जैसे कोई जंगली जानवर आ गया तो वे भौंका करते थे, जिसके माध्यम से क्या है, जो मानव आरंभिक मानव थे वे सतर्क हो जाया करते थे। ऐसे बहुत से कार्य उनके माध्यम से उनके लिए वह उपयोगी हुए होंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग बकरी जिलाना सीखे। ठीक है, बकरी को हम लोगों ने पाला, मछली को पाला, गाय, भैंस, भेड़, इन सारी चीज़ों को हमने पाला। देखिए, आइए इस चीज़ के माध्यम से आप लोग को क्या समझ में आ रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देखिए, ये कोई खाने पीने वाला चीज़ है नहीं। ठीक है ये एक दांत, एक नहीं दो दांत है। देखिए, ये दोनों दांत जो है सूअर के दांत है। ठीक है, इसमें से ये जो बड़ा वाला है वो जंगली सूअर का दांत है। ठीक है, और ये जो छोटा वाला है वो एक पालतू सूअर का दांत है। ठीक है, इस दांत को, अब इन दोनों दांतों को आप लोग ध्यान से देखिए। एक जंगली दांत और एक पालतू सूअर का दांत में क्या अंतर है? अंतर आपको पता चल रहा है कि एक जंगली सूअर के जानवर का जो दांत है वह कितना विशाल है, और जब वह पालतू बन गया तो उसका दांत किस प्रकार से हो गया। ठीक है, तो इसके माध्यम से आपके मन में कुछ विचार आई, जो विचार आपके मन में आया उसको लिखिएगा। ठीक है, तो इसमें इसी बारे में बताया गया है, जो कि मैं आपको इसी प्रकार से मौखिक बता दिया। तो आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधों के बीज को बो कर देखो, आप लोग ट्राई करिएगा, तुम पाओगी। देखिए, हर जगह पर ये जो है एक लड़की को संबोधित किया है। ऐसा क्यों किया है उसको भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे
उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी रक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। क्या समझे आप लोग? देखिए, एक बार मैं आपको स्पष्ट करते चलूँ कि पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, एक स्थान पर रुका नहीं करते थे। कभी भोजन की तलाश में, कभी शिकार के पीछे पीछे, ठीक है, तो कभी पानी की तलाश में। लेकिन अब देखिए, अब लोगों में क्या बदलाव है। अब लोग एक स्थान पर रुकना प्रारंभ कर दिए। कब से? जब उन्होंने कृषि यानी कि खेती करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने खेती करना प्रारंभ कर दिया तो इन अपने जो ये फसल है, इन फसलों की रक्षा के लिए, ठीक है, वह एक ही स्थान पर रुकने लगे। ठीक है, तो इनके जीवन शैली में देखिए किस प्रकार से परिवर्तन आया। अब देखिए, आगे देखते हैं। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। ठीक है, क्या करने के लिए? उन अनाजों को संग्रहित करने के लिए, उनको एक स्थान पर रखने के लिए। क्या तुम्हें लगता है शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। ये आप लोग स्वयं सोचिए और कमेंट बॉक्स में इसका कारण जो है मुझको बताइए। ठीक है, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। देखिए, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। आइए समझते हैं किस प्रकार जानवर जो थे एक चलते फिरते खाद्य भंडार थे। जानवर बच्चे देते हैं, जैसा कि ये कोई रहस्यमयी बात तो है नहीं, आप सबको पता है कि जानवर बच्चे देते हैं। चलिए देखते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। जब बच्चे देंगे तो संख्या बढ़ेगी ही। हाँ, अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशु पालन भोजन में भंडारण का एक तरीका था। ठीक है, आप लोग समझ गए। यानी कि हम लोग जब फसल उगाते थे, फसल को उपजाऊ करते, तो फसल उगाने के बाद उसको संरक्षित रखने के लिए गड्ढा भी खोदा गया, कुछ पात्र बनाए गए, ठीक है, बर्तन बनाए गए जिसमें उसको संरक्षित रखा जा सकता था। लेकिन पशुपालन, जब हम लोगों ने पशुओं को पालना शुरू किया तो वह खुद ही एक भंडारण के रूप में रहते थे। ठीक है, कि देखिए वो लोग सुरक्षित हैं, उनको हम लोग आप लोग खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। ठीक है, जब मन करे तब मारिए उसको, बनाइए, खाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से मांस के रूप में भी आपको सहायता करते थे। ठीक है, तो आपका संरक्षित रहता था। रोज आपको दुग्ध यानी कि दूध भी मिला करता था। ठीक है, तो यह भोजन का एक अच्छा स्रोत था पशुओं के माध्यम से। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है, इस बात पे आप लोग स्वयं विचार करिए। ठीक है, और साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी बताइए। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। मानचित्र 2 को फिर से देखिए आप लोग। ठीक है, देखिए आप लोग मानचित्र को। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमारा मानचित्र कहाँ गया? हम मानचित्र को देखेंगे। ये देखिए, ये है हमारा मानचित्र। ये नीले बॉक्स, देखिए ये नीले बॉक्स जो बॉक्स है ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दिखा? ये भी देखिए यहाँ भी है, इसका नाम है चिराड। ठीक है, इस प्रकार से ये नीले बॉक्स देखिए। बुर्ज होम, इस प्रकार से नीले बॉक्स देखिए। मेहरगढ़, ये इसी की बात किया। ठीक है, आइए फिर अपने हम वहीं पे आते हैं। देखिए, हाँ, तो फिर हमने यहाँ पे आया। ठीक है,
पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। ठीक है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर का अर्थ क्या हुआ? पश्चिम और उत्तर। ठीक है, यानी कि उत्तर पश्चिम, पश्चिम उत्तर की बात किया है, जैसा कि हम लोगों ने आपको अध्याय 1 में स्पष्ट किया था। ठीक है, क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में, ठीक है, जो उसको आधुनिक कश्मीर, कश्मीर के नाम से, आधुनिक यानी इस समय वर्तमान में उसको कश्मीर के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। दक्षिण भारत यानी कि दक्षिण दिशा, जिसको मैं आपको स्पष्ट किया था कि भारत पूर्व दिशा कौन सा है, पश्चिम दिशा कौन सा, उत्तर दिशा कौन है, दक्षिण दिशा कौन है। अगर आपको स्पष्ट नहीं है तो पहला वीडियो आप लोग एक बार फिर से देखें। ठीक है, आइए आगे फिर समझते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान, ठीक है, कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। अनाज के दानों के अवशेष से, उसके राख से वे लोग पता लगा लिया करते थे। ठीक है, पुरातत्वविद, ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। जैसा कि आज फसलें जब तैयार हो जाती हैं, उसको काटने के बाद उसको जला दिया जाता है, शायद वो लोग भी इस तरह से उसको जला दिया करते होंगे या फिर गलती से वो जल जाया करते होंगे। ठीक है, जैसे कि आजकल भी कई कई स्थान में, कहीं कहीं पर खेत में आग लग जाया करते हैं। ठीक है, ये सारी घटनाएं आप लोग पिक्चरों में खूब देखे होंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान सकते हैं कि जानवरों की हड्डियाँ मिला तो उन जानवरों की हड्डियों से पता लगा सकते हैं कि ये किस जानवर की हड्डी है। कुछ गया दिमाग में आपके? नहीं गया तो कोई बात नहीं, फिर से आप लोग वीडियो देखिएगा। हाँ, आइए शुरू करते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों या घरों के निशान मिले हैं, जैसा कि बुर्ज होम, मैंने आपको दिखाया बुर्ज होम के बारे में, जिसको वर्तमान कश्मीर में है, जो वर्तमान कश्मीर उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, वर्तमान कश्मीर को पहले क्या कहा जाता था? बुर्ज होम कहा जाता था। ठीक है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गतवास कहा जाता है। ठीक है, देखिए गड्ढे के नीचे वो लोग घर बनाते थे, इसको क्या कहा जाता था? गतवास कहा जाता था, गतवास। ठीक है, नाम आपको याद हुआ, गतवास। आगे देखिए, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, यानी सीढ़ियाँ बनाते थे। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा भी मिलती थी। जमीन के नीचे घर में रहते थे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है, ठंडी पड़ी तो घर के अंदर, गर्मी पड़ी तो घर के बाहर खाना पकाते रहे होंगे। देखिए उस समय के लोग कितने होशियार हो गए थे, समझे? आइए फिर से देखते हैं। एक गतवास का चित्र बनाओ। अब आप लोग खुद बनाइए गतवास का चित्र, देखते हैं कि आप लोग क्या बनाते हैं गतवास का चित्र। आइए, हमको तो लग रहा है गतवास का नाम भी आप लोग पहले बार ही सुने होंगे। आगे का देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। ठीक है, समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग जल्दी जल्दी इस अध्याय को खत्म करते हैं। जल्दी जल्दी का मतलब है सही से पढ़ते हुए। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है। ठीक है, पूरा पाषाण यानी पूरा, यानी मैं बताया था आपको, सबसे प्राचीन, सबसे आरंभिक। ठीक है, पाषाण यानी पत्थर। ठीक है, पत्थरों के आधार पर ही इन जो इस समय था इसका जो है नामकरण किया गया है। ठीक है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। ठीक है, इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। पैना यानी कि उसको और नुकीली बनाने के लिए, हथियारों को और नुकीली करने के लिए उन पर क्या बनाई जाती थी? पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था।
आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है, जैसा कि आप लोगों के घर में भी होगा। हाँ, मान रहे हैं मिक्सर भी होगा, लेकिन अगर नहीं आपको पता है तो अपने घर में पूछिए, ठीक है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का, प्रस्तर युगीन यानी पत्थरों के औजारों का, ठीक है, युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, ठीक है। अब तो हड्डियों से अगर औजार बनाया जाए तो घर में मम्मी कहेंगे कि नहीं 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 ये चलेगा ही नहीं। अब हड्डियों कहाँ, सब लोग थोड़ी ना, सबके घर में थोड़ी ना मांस खाया जाता हो, ठीक है। ऐसा आप हड्डी से बना कर ले मत जाइएगा घर में, वरना बहुत मार खाएंगे, जान लीजिए, ठीक है। ये देखिए, इससे कुछ दिमाग में आके गया। ये जिस प्रकार से बनाया जाए, इसमें कोई मूसल होंगे, ठीक है, अनाज पीसने वाले एक से एक हथियार देख लीजिए। हाँ, सर भी फोड़ने में काम आ सकता है। आइए आगे देखते हैं। ये मटकी दिखा, मटकी मत देखिए, आइए पढ़ते भी हैं। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी ये मिट्टी का बर्तन है, देखिए, कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। मतलब जैसे कि मैं आपको अध्याय 1 में दिखाया था कि किस प्रकार से उस पर चित्र बनाया गया था, सुंदर से उसको एकदम जान लीजिए सजाया जाता था। तो अलंकरण का अर्थ यही होता है कि उसको किस प्रकार से सुंदर से सजाया जा रहा है, चित्र से बनाया गया हो, ठीक है। लेकिन ये तो सादा है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। धीरे धीरे मानव लोग अब शाकाहारी भी हो रहे थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। सोचिए, कपड़े भी बुनना प्रारंभ कर दिए अब वो लोग, ठीक है। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। आगे समझते हैं। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? इस पे विचार करिए। यह जो बदलाव हो रहे थे, जैसा कि हम लोगों ने देखा किस प्रकार से उन लोगों ने खेती करना प्रारंभ किया, किस प्रकार से कपड़ा बुनना प्रारंभ किया, क्या ये जो बदलाव हो रहा था वह सभी स्थान पर एक ही जगह शुरू हुआ होगा? हाँ, आइए उत्तर भी देखते हैं। एनसीईआरटी में यही खास बात है, प्रश्न भी पूछेगा, जवाब भी देगा, नहीं देगा तो हम है नहीं, हम आपको जवाब देंगे। ऐसी बात नहीं है, देखिए जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है। हर तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोग हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। यानी धीरे धीरे वो लोग सीखे, सब जगह पर विकास एक साथ नहीं हुआ था। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब देखिए, एक सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं हम लोग भी। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, यह हेडिंग है। मानचित्र 2 में मेहरगढ़ को ढूंढो। मेहरगढ़ मैं आपको दिखाया हूँ ऊपर मानचित्र में, आप लोग भी एक बार फिर से जाकर देखिए। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ याद आया आपको? मेहरगढ़, मेहरगढ़ किससे प्रसिद्ध है? भेड़ बकरी। यहाँ के जो स्त्री पुरुष है उन्होंने सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली, साक्ष्य के रूप में, यानी स्रोत के रूप में, ठीक है। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। सोचिए, घरों के भी अवशेष मिले हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते होंगे। भंडार यानी कि अनाजों को रखने के काम आते होंगे। ये देखिए किस प्रकार से ये घरों के अवशेष मिले, इसमें 4 कमरे हैं, ठीक है। देखिए दिखा, चलिए दिख गया तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। आइए, मृत्यु के बाद
सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ठीक है, यानी कि उस समय के लोगों की यह आस्था थी कि जब व्यक्ति मर गया है, जो मानव मर गया है, उसके साथ वो क्या है, वो मरने के बाद वो एक अलग दुनिया में गया। ठीक है, जहाँ पर भी उसका जीवन है, यानी कि यहाँ से तो गया है, लेकिन यहाँ से कहाँ गया है, अगले किसी दुनिया में गया है जहाँ पर भी उसको जीना होगा। ठीक है, इसलिए वो लोग उसके साथ क्या करते थे, खाने की वस्तुएं रखते थे ताकि रास्ते में जाते वक्त उसको कहीं भूख ना लगे। उसके साथ इसलिए जो पालतू जानवर बनाया करते थे उसको भी वो लोग मार के उसे दफन कर दिया करते थे। ठीक है, ताकि उसको जब भूख लगे तो उसी जानवर को खा ले। उसको भी चित्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे आगे, अगर चित्र दिया होगा तो। हाँ देखिए, चित्र तो दिया ही है, देखिए किस प्रकार से ये मानव मरा हुआ है। ठीक है, और इसके सामने जो है ये देखिए जानवरों को मारकर रखा गया है, ये जानवरों के अवशेष हैं। ठीक है, देखिए ये जानवरों को भी रख दिया गया है, ये साक्ष्य है किस प्रकार से। देखिए 1 2 ये 3 जानवरों को रखा गया है, ये मानव मरा हुआ है। देखिए यानी कि मरा तो 2 4 को हम मुली 2 जनी को और मुआली। ठीक है, तो मरा तो उसके साथ 2 जनी को और मारवाया, 2-3 लोग को, जानवरों को। उसके बाद कब्र में साथ उसके साथ दफन कर दिया गया कि हाँ भाई जा रहे हैं, तुमको कहीं भूख लगेगा खा लेंगे। ठीक है, पैसा रख दिया जाता था कि हाँ कहीं वो, अब पैसा तो समय था नहीं, सॉरी पैसा नहीं रखा, लेकिन खाने की वस्तुएं रख दी जाती थी, पीने की, पानी उनी जो व्यवस्था मतलब हो सकता था, जो उसके रास्ते में उसको काम पड़ सकता था, उन सारी वस्तुओं को रख दिया जाता था। आगे देखते हैं, ऐसी कई कब्रें मिली हैं साक्ष्य के रूप में। ठीक है, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था, यानी देखिए बकरी का अवशेष है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, यानी कि भाई साहब ये स्वर्ग में जा रहे हैं और स्वर्ग में इनको खाने के लिए रखा गया है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से इस अध्याय का समापन होता है। ठीक है, काफ़ी लंबा अध्याय था। 1 मिनट आपको मैं कुछ समझाता हूँ। देखिए आप लोग के पास अगर पुस्तक होगी तो उस पुस्तक में आप लोग देखिए अध्याय जब आपका खत्म होता है तो ये वाला चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, ये तिथियाँ पिछले भी अध्याय में आप लोग को मैं बताना भूल गया था, लेकिन इस अध्याय में आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे मध्य प्रसारण युग का शुरुआत कब से हुआ, देखिए यहाँ पर दिया 12,000 से 10,000 साल पहले। ठीक है, मध्य प्रसारण युग, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मध्य प्रसारण युग किस प्रारंभ कब हुआ। ठीक है, 12,000 से 10,000 साल पहले। ठीक है, आरंभिक मानव का शुरुआत में आप लोग को पीछे बताया था क्या था कि 20 लाख साल पहले। ठीक है, तो समझ लीजिए 20 लाख से लेके 12,000 तक कौन सा साल चल रहा था, हमारा जो पूरा प्रसारण काल। उसके बाद मध्य प्रसारण काल आया, वह कब से, 12,000 से 10,000 साल पहले। फिर बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब से हुआ, 12,000 साल पहले से। ठीक है, यानी 12,000 साल पहले के बाद उन लोग क्या किए, बसना शुरू किए। ठीक है, फिर नव प्रसारण युग काल कब आया, ठीक है, ये 10,000 साल पहले से हुआ। ठीक है, ये देखिए मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले हुआ। ठीक है, तो ये आप लोग देखिएगा। देखिए इसके साथ मैं क्या करूँगा, आपको और भी हम एनसीईआरटी का हम सीरीज शुरू किए, तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी अपना फोकस करके सारे एनसीईआरटी को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी जब हमारा खत्म हो जाएगा तो हम आगे का अपना जो हमारा सिलेबस है, हम आईएएस के सिलेबस यानी कि यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, मैं अभी इस समय यही पढ़ रहा हूँ, और मैं जब पढ़ रहा हूँ तो साथ साथ मैं आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए अगर कोई भी आपको थोड़ा बहुत समस्या होता होगा तो आप लोग मैनेज करिए। ठीक है, आशा है मुझे भी अपने ऊपर मुझको भी अपने ऊपर यह उम्मीद है कि धीरे धीरे मैं भी जो है सुधार करने की कोशिश अपने अंदर करूँगा। ठीक है, इसी की तरह हम लोग अगला अध्याय देखेंगे कल, अध्याय 3, अध्याय 4। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे अध्याय का एक नोट्स के रूप में, ठीक है, उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो कि एक ही वीडियो में सारा हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 4 अध्याय को हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद 4 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग की जो पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही रोचक हो जाएगी। तो आशा है कि आप लोग साथ ही साथ मेरे बने रहेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसी के साथ आज का यह वीडियो का समापन होता है। धन्यवाद।